जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज एक्वायर द नॉलेज। अपने पे विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। वेलकम टू माय चैनल्स बीपीएससी टीचर लाइव टीचिंग बाय आर्ट। आज मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हो गया हूँ, जिसको आप देखिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सभी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका सतह क्या होता है, ऐसे फ्लैट होता है। जब यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जो कि U और V बराबर दूरी पे होता है। जब समतल दर्पण के फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग को दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से पुट कर देंगे v = -u, यहाँ से कट के 0 हो जाएगा। f की वैल्यू हो जाएगा 1/0, यानी 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर है अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रखते हैं तो प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता है, जिससे छाया का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1.5D, 1D और 2D। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जानते हैं दोस्तों कि क्षमता निकालने का सूत्र होता है P = 1/f, और एफ को सदैव हम लोग किसमें लेते हैं, इन मीटर में लेते हैं। यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ पहले से ही, तो 1/1 बराबर क्या होगा, 1D, यानी कि +1D। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है तो उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी माइनस में होता है तो उसका क्षमता क्या होता है, माइनस में। माइनस में हो गया किसके लिए, अवतल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आप याद रख लेंगे कि उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस, और जबकि अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। लेकिन दर्पण में दोस्तों अलग होता है। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है वो v बराबर होता है विभिन्न माध्यमों में, v = c/n, और n को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। यानी n का मान अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की चाल भी क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। तो आवर्धन का सूत्र निकालने का होता है m = v/u = हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को भी मीटर में ले लेंगे, हाइट ऑब्जेक्ट को मीटर में ले लेंगे, यहाँ से मीटर मीटर कट जाएगा तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, बीमाहीन। यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मात्रक विहीन, यानी डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, और सी की वैल्यू हमेशा क्या दिया रहता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, जो कि प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। हर एक माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग होता है। इस प्रश्न के लिए आप याद रख लीजिएगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्रश्न दोस्तों, हीरे का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा।
हीरा का अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो n बराबर होता है 2.42। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभी मैंने बताया था कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, आपका सदैव वास्तविक और सदैव आभासी। वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। तो अभिसारी लेंस के लिए प्रतिबिंब जो होगा कभी आभासी कभी वास्तविक, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी वास्तविक कभी आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो हम जानते हैं कि आकाश का नीला रंग किसकी वजह से होता है, प्रकाश के परिकर्णन की वजह से होता है। प्रकाश के परिकर्णन की एक और घटना है कि समुद्र का जो कलर होता है वो भी नीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन से आप याद रखिएगा दोस्तों कि किस रंग का, ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि किस रंग का अपने परिकर्णन में सबसे अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि सफ़ेद प्रकाश जो है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, VIBGYOR, विबग्योर। सबसे अगर बात करेंगे तरंगदैर्घ्य का, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, इस वायलेट का होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का होगा। और जो स्कैटरिंग होता है वो स्कैटरिंग जो होता है दोस्तों वो 1/λ⁴ यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप रख लीजिएगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो बैगनी रंग में स्कैटरिंग क्या हो गया, ज़्यादा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, सबसे अधिक, तो उसमें स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश जो होता है प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला तीनों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे आँख के रेटिना पर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को बोलते हैं कोन और दूसरी क्या होती है, रॉड्स। कोन और रॉड्स। कोन जो होता है वो कलरफुल लाइट के लिए सही होता है और रॉड्स जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट लाइट के लिए होता है। तो बृहद संख्या में जो प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं वो आँख के कहाँ पे पाई जाती हैं, रेटिना पे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं फॉर साइटनेस के लिए दोस्तों याद रखिएगा उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसका होगा, तो निकट के लिए याद कर लीजिएगा अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। निकट के लिए किसका होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर है 13। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। परसिस्टेंट ऑफ विजन मानव नेत्र के लिए कितना होता है दोस्तों, 1/16 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट किसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, वाट होता है आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक। तो हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। अब यहाँ से कार्य का मात्रक लिखेंगे ऐसा ही मात्रक जूल, समय का लिखेंगे सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट जो होता है वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलो वाट आवर घंटा बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर घंटा किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि 1 किलो वाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट होता है। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर W/T, और W को लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और यही जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर बी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर
किसके बराबर होता है, यानी 1 किलो वाट मैंने बताया था कि ऊर्जा है, ऊर्जा का दूसरा मात्रक जूल होता है, तो हम लोग बदलते हैं 1 किलो वाट आवर को किस में बदलना है, जूल में। तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट, एंड आवर को बदलेंगे तो एक आवर में कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर बराबर है क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है 18 का। हम लोग अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो आइंस्टाइन। हम जानते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टाइन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ई इक्वल टू क्या होता है, mc², जहाँ पे ई होता है ऊर्जा, एम हो गया द्रव्यमान, और सी होता है आपका प्रकाश की चाल, जो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपसे पूछ जाए तो आइंस्टाइन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। फ्लेमिंग ने क्या दिया था, फ्लेमिंग यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है दोस्तों, ये यहाँ पे होना चाहिए था। फ्लेमिंग ने क्या दिया था, 2 रूल दिया था, राइट हैंड लेफ्ट रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। और ऑरेस्टेड की बात करेंगे तो ऑरेस्टेड का बहुत बड़ा योगदान था हमारे चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बी को देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सबसे पहले जानिए कि विद्युत फ्यूज हमारे घर को सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जो जिसमें एक बहुत कम गलनांक का उच्च रेजिस्टेंस का एक तार यूज किया जाता है, जो कि टीन और लीड, यानी कि लीड और टीन का क्या होता है, एलॉय होता है, अयस्क होता है। और ये विद्युत फ्यूज क्या होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मीय, यानी ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो मिली में कितना होता है, 10⁻³ और माइक्रो में कितना होता है, 10⁻�6, और नैनो में कितना हो जाएगा, 9 से 9 मीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधों को हम लोग 2 क्रम में जोड़ते हैं, एक होता है, पहला होता है आपका श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को ही बोलते हैं हम लोग क्या, समांतर क्रम। तो अगर हम बात करें, पहला क्या हो गया श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या हो गया आपका पार्श्व क्रम। लेकिन श्रेणी क्रम की बात कर लेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, जो R टोटल होता है वो R1 + R2 + R3 होता है, जबकि पार्श्व क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम में रजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है इसमें, और इसमें क्या होता है, घट जाता है। तो जब भी आपको रजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग बेस मेटल का यूज़ ना करके बल्कि अयस्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोहा का यूज़ नहीं करेंगे, चांदी का यूज़ नहीं करेंगे, किसमें ऑप्शन नंबर सी यूज़ करेंगे नाइक्रोम का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि नाइक्रोम जो होता है वो किसका अयस्क होता है। तो नाइक्रोम निकेल का होता है, प्लस क्रोमियम का होता है, प्लस आयरन, NiCr और Fe, 3 का अयस्क होता है नाइक्रोम। इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। लास्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल किसको बोलते हैं, D2O को, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर T2O की बात करेंगे तो TTO ट्राइटियम है, सुपर हैवी वाटर, इसको बोलते हैं सुपर हैवी वाटर, SHW TTO को। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका, भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। 23 का पहला ऑप्शन सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। थैंक यू। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यहाँ पे कब नहीं बल्कि यहाँ पे किसने होना चाहिए था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, जैनसन ने, स्वीडन एंड स्वान ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन एंड स्वान। बात करेंगे अदर ऑप्शन की, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में मृत्यु कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी? तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया। इसको भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतःप्रदेपी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? तो अंतःप्रदेपी जालिका अंतर्निहित रूपांतरण के लिए वसा का निर्माण भी होता है इसमें, अतः अंतः कोश के परिवहन भी होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में 80S राइबोसोम केंद्रिका केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी ये सही। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऑप्शन नंबर डी न तो 80S राइबोसोम होता है, न तो केंद्रिका होता है, न तो केंद्रक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? विखंडन की, अमीबा, पैरामीशियम, वायरस। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वायरस की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन निर्माण का केंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे दोस्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जबकि लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्मघाती थैली बोला जाता है। जबकि क्लोरोसेट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोला था इसको? किचन ऑफ द सेल। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। क्लोरोसेट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। जबकि लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। तो क्वेश्चन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन निर्माण का केंद्र क्या होता है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा कहा गया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणवत्ता को ढोने का काम जीन से होता है? तो जॉनसन ने बोला था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणवत्ता को ढोने का काम जीन का होता है, वो किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोसेट कहते हैं, क्रोमोसेट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रंगीन प्लास्टिक को बोला जाता है क्रोमोसेट। क्या बोलते हैं? क्रोमोसेट। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसेट। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ल्यूकोस्टेट किसको बोला जाता है? ल्यूकोस्टेट कलरलेस या रंगहीन प्लास्टिड को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोस्टेट। जबकि क्लोरोसेट किसको बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो जैसा कि आप ध्यान दिए होंगे कि जब एनिमल सेल को ऐसे बनाया जाता है ऐसे ऐसे, तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? बीच में ऐसे बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रसधानी। जो कि किस में पाया जाता है? पादक कोशिका में पाया जाता है। तो किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही पादक कोशिका। पादक कोशिका में राजधानी छोटी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी या तो पाई जाती है या तो बहुत छोटे छोटे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या होता है? जब किडनी से आपका मूत्र बनता है तो सबसे पहले क्या जाएगा? मूत्रवाहिनी में जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? मूत्राशय में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? मूत्र का मार्ग में जाता है। और मूत्र मार्ग से होते हुए वो पीनिस के थ्रू क्या होता है? शिश्न के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो किडनी से कहाँ गया? किडनी से गया यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ गया? यूरेनरी ब्लैडर में गया। और यूरेनरी ब्लैडर से कहाँ चला गया? आपका यूरेथ्रा में चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे विस्तार को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, स्यूडोपोडिया बोला जाता है, या फिर सिलिया बोला जाता है। तो अमीबा पर जो अस्थायी, हम जानते हैं स्टूडेंट कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का शेप कुछ ऐसे होता है, जब एक खाने को देखता है तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे फाल्स लेग निकल जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोला जाता है। अब इसी को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है पादाप। क्या बोला जाता है? पादाप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी। यानी अमीबा में खाना को देखकर, जिस प्रकार हमारे मनुष्य में खाने को देखकर, स्पाइसी खाने को देखकर मनुष्य में लार आ जाता है, उसी प्रकार अमीबा में दोस्तों क्या होता है, एक फॉल्स लेग निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। कोशिका झिल्ली की बात कर लेंगे तो कोशिका झिल्ली सेल के बाहर की झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन जो कोशिका को रिजिड बनाता है, कोशिका को शेप प्रोवाइड करता है। कोशिका भित्ति की बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी की। तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि सीलिया की बात करेंगे तो सीलिया किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में उंगली की तरह होता है, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो खाना पकड़ने में उसको हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, सीलिया किसमें हो गया? पैरामीशियम में। और स्यूडोपोडिया किसमें हो गया? अमीबा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो गया स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं उसको? फुफ्फुसीय धमनी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। सारे धमनियों में दोस्तों याद रखिएगा कि सारे धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, जो कि प्योर होता है। जबकि फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है, जो कि इम्प्रूव होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लेंगे, सीरा की बात करेंगे तो एक ऐसा सीरा है जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा, जिसमें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है। जबकि सारे सीराओं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जबकि अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करेंगे हम लोग कि पक्षी के कक्ष में कितना हृदय होता है, तो पक्षी में 4 होता है, मनुष्य में भी क्या होता है? 4 होता है। पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, उसमें क्या होता है? 4 हृदय होता है। अगर मेढक के हृदय की बात करेंगे तो मेढक के हृदय में 2 क्या होता है? अलिंद होता है। याद रखिएगा इसको, 2 अलिंद होता है और 1 क्या होता है? नीलय होता है। तो मेढक के कक्ष में 2 अलिंद होता है और 1 नीलय होता है। क्या पता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी लाल हल्का पीला, सी पीला हरा, डी गुलाबी। तो रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13, हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में पाया जाने वाला पोषण प्रकार है? परजीवी पोषण, समजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण, समजीवी, स्वपोषी और मृतजीवी। तो कवक यानी कि कवक क्या करता है? मृत डेड और डिकेइंग पार्टिकल को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। जैसे मशरूम, कवक का उदाहरण क्या हो जाएगा? मशरूम, जो हम लोग वही खाते हैं दोस्तों। मशरूम पनीर बहुत पसंद होता है, जानते हैं आप शादी ब्याह में। तो मशरूम में क्या हो गया? मृतजीवी पोषण। कैसा होता है? मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर डी। अगले ऑप्शन की बात कर लेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए परजीवी पोषण की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? आपका परजीवी जानते होंगे, एक कसकटा। क्या होता है? कसकटा। इसी को हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। क्या बोलते हैं? अमर बेल। तो अमर बेल में क्या हो गया? परजीवी पोषण होता है। समजीवी पोषण किसमें होता है? समजीवी पोषण की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजेनिक न्यूट्रिशन हम लोग में होता है। इसमें क्या होता है, 5 प्रक्रिया होता है, जिसमें सबसे पहले खाना को इंजेशन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है, खाना इजेशन होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अमीबा में भी क्या होता है, आपका श्रमजीवी पोषण होता है। जैसे मनुष्य में होता है वैसे अमीबा में क्या होता है, श्रमजीवी पोषण होता है। सम अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सी है स्वपोषी, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो किस में होता है, पादप में होता है। किस में होता है, हरे पादप में होता है, और ग्रीन हरे नीले हरे शैवाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पौधों की जड़ें में मिट्टी से जल को किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करती है। तो पौधे की जड़ें मिट्टी से जल को पराशरण के द्वारा अवशोषित करती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। यानी पराशरण में होता क्या है ये प्रक्रिया, वाटर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, जल का मूवमेंट होता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जल क्या होते हैं, पेड़ पौधों में मिट्टी से अवशोषित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेंगे अगर, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पेड़ पौधों के द्वारा जो एक्सेस वाटर होता है, जो पानी की अधिकता होती है, उसको रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब एक पदार्थ का मॉलिक्यूल्स, एक पदार्थ का कण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विसरण। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो खाद्य रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्यूडोपोडिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अमीबा हमने बताया था कि एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जब अमीबा खाना को देखता है यहाँ पे, तो उसके मन में क्या होता है, यहाँ पे खाना को ऐसे देखा तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक पादाप हो जाता है, सूडोपोडिया होता है, और यहीं पे क्या होता है, अमीबा एक फूड वैक्यूल बना लेता है, जिससे होलोजोइक न्यूट्रिशन करके अमीबा उस खाने को पाचन कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेंगे अगर, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने बताया था किचन ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। सूडोपोडिया अभी मैंने बताया, अमीबा में जो पैर निकल आता है खाने को देखकर उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, तो आहार नाल का कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करेगा, अमाशय करेगा, छोटी आंत करेगा, बड़ी आंत करेगा, यकृत करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आहार नाल का छोटी आंत जो होता है, यहीं पे खाना का क्या होता है, अवशोषण होता है। खाने में जो भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, यहीं पे इनका अवशोषण होता है। अमाशय की अगर बात कर लेंगे, तो अमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसको जठर रस बोलते हैं, जो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। इन तीनों का अलग अलग रोल होता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि HCl का रोल हमारे बॉडी में क्या होता है, तो जितने भी खाना में कीटाणु वगैरह, जम्स वगैरह होते हैं, उसको क्या करता है, HCl मार देता है। म्यूकस इस हाइड्रोक्लोरिक, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, वो कंसनट्रेटेड होता है। इसे क्या करता है, स्टोमक के अमाशय के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। पेप्सिन की बात करेंगे, तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, या फिर पायरुवेट। तो अवायवीय श्वसन को सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि इसको
अनाक्षी श्वसन भी वो कहा जाता है। और अनाक्षी श्वसन पहले बात कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। और इसमें क्या होता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अब नेक्स्ट हम लोग अगले ऑप्शन की बात कर लेंगे, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। आप जानते हैं विद्यार्थी कि जब कोई खिलाड़ी या फिर कोई प्लेयर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो उसके मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल होते हैं, जो वहाँ के कोशिका होते हैं, उनको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे उनको मसल्स पेन होने लगता है। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि खिलाड़ियों को अधिक एक्सरसाइज करने से किस वजह से मसल पेन होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा की वजह से उनको मसल पेन होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी क्लोरेनकाइमा। तो पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आपने देखा होगा लौकी के पौधों को, लौकी के पौधा हो गया, ननुआ का पौधा हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। उनके जो तने होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो किस ऊतक की वजह से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलेनकाइमा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कोलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होता है, पौधों में लचीलापन होता है। अगर हम लोग बात कर लेंगे कि कोकोनट का जो हस्क होता है वो किसका बना होता है, तो कोकोनट का जो हस्क होता है वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले संवेदी ऊतक को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, टेंडम कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो मांसपेशियों से हड्डी, किसको, मांसपेशियों से हड्डी की अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो मांसपेशियों से हड्डी कौन जोड़ता है, टेंडम। कौन जोड़ेगा, टेंडम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी टेंडन। अगर लिगामेंट की बात करेंगे तो लिगामेंट क्या करता है, बोन प्लस बोन को जोड़ता है, बोन प्लस बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स। और अगर मांसपेशी और हड्डी की बात कर देंगे, मसल्स प्लस बोन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेंडन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए टेंडम का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तने का आकार चौड़ाई में किसके कारण बढ़ता है, शीर्षस्थ बीजोतक ऊतक, अंतर बीजोतक ऊतक, प्राथमिक बीजोतक ऊतक, पार्श्व बीजोतक ऊतक। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि तने में आकार की चौड़ाई में किसके कारण वृद्धि होता है, तो अगर तने की चौड़ाई की बात करेंगे तो तने की चौड़ाई आपका ऑप्शन नंबर डी पार्श्व विविधता की वजह से होता है, जिसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। अगर तने की कुछ ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऐसे, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो वृद्धि होता है वो किसकी वजह से होगा, शीर्षस्थ की वजह से। और तने की जो मोटाई होगा वो मोटाई किसकी वजह से होगा, ये तने की मोटाई होगा वो पार्श्व विविधक की वजह से होगा। और पत्ते के नोट पर क्या पाया जाता है, वो अंतर विरोधक ऊतक पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व विविधक ऊतक, पार्श्व विविधक उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी रसधानी, ऑप्शन नंबर सी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी मैंने पादप कोशिका के चित्र कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे फ्रेंड ऐसे कुछ बनाया था मैंने ऐसे। तो मैंने बोला था कि पादप कोशिका में जो रसधानी होता है कुछ ऐसे बड़ा सा बीच में होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। तो केंद्रक में को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल बोला जाता है। ये केंद्रक में क्या पाया था, थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना पाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। अंतर्प्रद्रव्य जालिका फैट के संश्लेषण के लिए
आवश्यक होता है, जो दो तरह का होता है। एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है यानी कि चिकना अंतःप्रदेवी जालिका, और एक होता है रफ अंतःप्रदेवी की जालिका। रफ वाले पे क्या होता है, राइबोसोम चिपका होता है। क्या होता है, राइबोसोम चिपका होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रफ होता है। तो याद रखिएगा, अंतःप्रदेवी जालिका SER दो तरह का होता है, और RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हिंदी की बात करेंगे तो चिकना अंतःद्रव्य जालिका और रफ अंतःद्रव्य की जालिका। अभी मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसमें ATP के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस से क्रिस्टल में बदला जा सकता है? तो एक विषाणु को हम लोग क्रिस्टल में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक झिल्ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से एक ही झिल्ली से ढके होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वो डबल लेयर क्या पाया है, डबल लेयर झिल्ली पाया जाता है, जबकि रिक्तिका और लाइसोसोम में सिंगल झिल्ली पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, B और C, रिक्तिका और लाइसोसोम। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, कि अगर आपसे पूछे कि किसमें डबल झिल्ली पाया जाता है, तो आप एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा याद रखिएगा केंद्रक, दूसरा क्या हो जाएगा केंद्रक, और तीसरा नंबर पे क्या होगा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड, ये ध्यान दीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और प्लास्टिड एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है या कोशिकांग है जिनको विचित्र बोला जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का अपना DNA प्लस राइबोसोम होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, खुद का DNA अगर राइबोसोम पूछे आपसे किस में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, केंद्रक में होगा और प्लास्टिड में होगा। और इनका जो झिल्ली होता है वो कैसा होता है, डबल लेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, B और C दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा कोशिकांग कोशिका में अनेक विषों और औषधियों के विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर A गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका और रिक्तिकाएं। तो अगर हम बात कर लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि विषों और औषधियों के विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका निभाता है। SER कौन निभाता है दोस्तों, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर B की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर B को हम लोग क्या बोले थे, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा एंजाइम पाया जाता है, जब इस फट जाता है तो ये एंजाइम बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के खुद के कोशिका को खाने लगते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे तो पहला ऑप्शन आपका है एल्डिहाइड, पहला ऑप्शन क्या है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज का, और तीसरा है एसिटिक अम्ल। यही एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो विद्यार्थी आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे दो उदाहरण दिया हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच सिग्मा एकल बंध पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच पाई बंध पाया जाता है, जो कि कमज़ोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है, C2H4, क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी A, B और C ये तीनों क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलीव की बात कर लेंगे तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, जबकि विद्यार्थी आप ध्यान दीजिएगा कि मोजले ने सन 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी क्या बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था।
आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, जिसमें उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तथ्यों को व्यवस्थित किया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि क्षार धातु की बात करेंगे तो आवर्त सारणी के पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं, जिसका ट्रिक होता है लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद, जिसमें लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसके अलावा जो होगा वो क्षार धातु नहीं होगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए, तो मैग्नीशियम जो कि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा हीरा। ही डायमंड जो है कार्बन का एक अपरूपक होता है जो कि एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H12। क्या होता है? C6H12। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है, जिसमें 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, जिसको हम लोग भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। अदर ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। सूत्र होता है Al2O3। सीने बार मर्करी सल्फाइड, किसका होता है? मर्करी सल्फाइड का होता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, और जिंक हो गया ZnS। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है? तो अम्ल राज विद्यार्थी क्या होता है? जब HCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 को 3:1 में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? एक विलयन बनता है जिसको अम्ल राज बोलते हैं। आप जानते होंगे कि गांव वगैरह में कभी क्या होता है कि एक कोई ठगी आता है व्यापारी, जो बोलता है कि लाइए आपके सोने को हम साफ कर देते हैं, तो उसके पास यही विलयन होता है। वो क्या करता है? सोने को झाड़ कर वो ठगी कर लेता है। तो आप लोग इससे सावधान रहिएगा, कभी भी ऐसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो आप ही ठगे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ए और PT, यानी अम्ल राज में सोना और प्लेटिनम क्या होता है? सोना और प्लेटिनम जो कि उसमें घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? CaCl2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? Ca++ Cl-, कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ दो, K+ Cl-, और H+ और Cn-। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस 18वें ग्रुप में आता है। हीलियम गैस क्या होता है? अक्रिय गैस होता है, जो कि नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जिसको आइडियल गैस भी हम लोग बोलते हैं, आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है हीलियम गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस। अच्छा विद्यार्थी जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग एंटा एसिड टैबलेट में भी करते हैं। जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटा एसिड टैबलेट की तरह इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका pH मान होता है 10.5। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? लाइम स्टोन। जबकि CaO को बोलते हैं त्वरित चूना, या इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन क्या होता है? वैज्ञानिक इसको क्षारीय प्रकृति का बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, जो हमारा लार है, वो अम्लीय होता है। ज़्यादा अम्ल होने की वजह से चॉकलेट वगैरह का सेवन करने से हमारे लार का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, जिससे वो क्षरण होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति करते होंगे। आप टीवी में देखे होंगे, एक ऐड आता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट का। उसमें क्या होता है, दिखाता है कि झंझनाहट से, कपकपाहट से कैसे आप बच सकते हैं। तो उसमें यही होता है, जब टूथ का इनेमल जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का ट्वाइस, इसके बना होता है, जो कि पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये जो धीरे धीरे घिस जाता है, जिससे हमको ठंडा और गर्म दांतों में झंझनाहट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू की बात करेंगे तो सारे खट्टे फलों में लगभग क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 15 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरिका में। सिरिका में। किस में पाया जाता है? सिरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता जिंक प्लस HCl क्या बनता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए जब इसके पास जलते हुए मोमबत्ती को लाया जाता है तो साबुन का जो बबल होता है वो पॉपअप साउंड के साथ या फटफट साउंड के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो चूना जल की बात करेंगे तो अभी बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि CaOH का ट्वाइस को बोलते हैं चूना जल। जब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। यानी CaCO3 के बनने के पश्चात क्या होता है, CaCl बनता है। तो इसके बनने से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराने पर चूना जल का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करेंगे हम लोग जल का विद्युत अपघटन, तो जब सैलाइन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो कैथोड और एनोड, दो वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट, कैथोड THOD कैथोड, या चाह रहा है इसमें तो कैथोड पे कौन सा गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस। एनोड लिख लीजिए NOD, O आ रहा है इसमें तो क्या हो गया, O2 गैस। यानी कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन में पूछा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी स्थिति है जब किसी भी कारणवश से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आता है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्राय मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन मिलियंस ईयर अगो जब डेड और डिकेइंग पार्टिकल्स अर्थ के अंदर दब गए तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन धीरे धीरे वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला सभी आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक हैवी नाभिक का निर्माण करते हैं और एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों का द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ
का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है ठोस CO2, यानी ठोस CO2 को हम लोग बोलते हैं ठोस शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर बी, तेज का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठोस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का दुगना हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160 डिग्री पे सेल्सियस पैमाना जो होता है उसका दुगना होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, यानी कि सेल्सियस पैमाना के अगर 160 डिग्री वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट पैमाना पे कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो 100 डिग्री पर भाप के कण की गतिज ऊर्जा सबसे सर्वाधिक होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री भाप में 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो कि हीट के फॉर्म में होती है, जो कि लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन के फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कण में सर्वाधिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम फॉस्फेट का अणु का सूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट, हम जानते हैं कि सोडियम पे चार्ज कितना हो गया? 1 चार्ज हो गया। फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है? 3 चार्ज हो गया। तो सोडियम फॉस्फेट का सूत्र निकालेंगे तो Na3PO4 क्या हो जाएगा? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा Na3PO4, Na3PO, ऑप्शन नंबर सी, Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो ये क्वेश्चन आ गया मोल कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट का 2 फार्मूला होता है, N = गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m निकालेंगे गिवन मास, तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। जब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल 1 ग्राम बोला है तो 1/23 इंटू एवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.618 इंटू 10⁻22। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? 2.618 इंटू 10⁻22, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, X और Y लिख लेंगे, इसके ऊपर संयोजकता लिखेंगे। X की संयोजकता कितना है? 3 और Y की संयोजकता कितना है? 4। यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? X4Y3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से नंबर गिवन मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल की बात कर लेंगे तो 1 मोल दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू 2, यानी कि 71, यानी कितना आ जाएगा? 71 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, यौगिक का सिद्धांत, मोल सिद्धांत। तो डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत। क्या दिया था डाल्टन ने? परमाणु का सिद्धांत दिया था, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।